बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो कि कार्डियक साइकिल के अंदर जितने फेजेस आते हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, वो आपको मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूँगा। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है? जो इवेंट्स एक हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के बीच होते हैं, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट, जितने इवेंट्स कार्डियक हार्ट में होते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। यानी कि सिंपल ये है, जब हमारे पास वेंट्रिकल्स या एट्रिया, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, ये चैम्बर्स जब रिलैक्स होते हैं तो इसको हम रिलैक्स फॉर्म, जो कि सादा इंग्लिश में रिलैक्स कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे डायस्टली कहते हैं। और जब ये कंट्रैक्शन करते हैं, ये चैम्बर्स या एट्रिया कंट्रैक्शन करते हैं या वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करते हैं, तो इनके कंट्रैक्शंस को या सिकुड़ने को हम क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिस्टली कहते हैं। तो सिस्टली, 1 सिस्टली प्लस 1 डायस्टली इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। जब एक दफ़ा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये एक दफ़ा सिमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करते हैं तो एक 1 सिस्टली बनाते हैं, और जब ये दोबारा फिर रिलैक्स होते हैं तो ये डायस्टली बनाते हैं। तो 1 सिस्टली प्लस डायस्टली इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। इस दौरान वेंट्रिकल्स ब्लड को रिसीव करते हैं डायस्टली में, और फिर कंट्रैक्शन के दौरान बॉडी को ये ब्लड दिया जाता है। सबसे पहले हम एक नॉर्मल फ्लो चार्ट देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ब्लड कैसे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के जरिए पर राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर लंग्स से ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रेड लाइन में इसलिए है कि ऑक्सीजनेटेड है, लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से फिर ये एवोर्टा के जरिए पर बॉडी में चला जाता है। इस तरीक़े से डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा के जरिए पे बॉडी में चला जाता है। ये इसका नॉर्मल फ्लो है ब्लड का, जो कि कार्डियोवास्कुलर इसमें होता है सिस्टम में। अब मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये जो इवेंट्स वेंट्रिकल्स में होते हैं और एट्रिया में जो होते हैं उन इवेंट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और ग्राफ में भी बताऊंगा। तो डेफिनेशन हम लोगों ने पहचान लिया कि कार्डियक साइकिल क्या है, 1 सिस्टली प्लस 1 डायस्टली। और इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हार्ट रेट पर मिनट ड्यूरेशन हम इसका निकालेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल हम कैसे निकालेंगे? हार्ट रेट को डिवाइड बाय पर मिनट। तो हार्ट रेट हमारे पास नॉर्मली 72 और मिनट्स हमारे पास 60 होते हैं, तो हमारे पास ये बनता है 0.833 सेकंड। एक कार्डियक साइकिल नॉर्मली 0.833 सेकंड का बनता है। लेकिन जब हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट के ज़्यादा होने से हमारे पास कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम होगा, क्योंकि जितना ही हार्ट रेट डबल होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 144 हो गया और 60 पर डिवाइड करें तो ये इसका हाफ बनता है। तो इसका मतलब ये है जितना हार्ट बीट ज़्यादा होगा तो उतना ही हमारे पास कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा। हम देखेंगे यहां पर कि एक और रिलेशन है इसका कार्डियक साइकिल का हार्ट रेट के साथ। वो ये है कि हार्ट रेट अगर ज्यादा होता है तो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल जो है ना ये कम होता है। ये पहले एक्सप्लेन भी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये शुरू किस्सा कहाँ से होता है। जब एट्रिया हमारे पास, चूंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास हार्ट का मेजर रोल क्या है? पंपिंग उसका फंक्शन है। लेकिन ये पंपिंग का शुरुआत कहाँ से होते है कि जब हमारे पास ब्लड एट्रिया में आती है लेफ्ट बॉडी से या लंग से, राइट एट्रियम में लंग से और लेफ्ट एट्रियम में बॉडी से, जब ये हमारे पास ब्लड आ जाता है तो फिर एट्रिया क्या करते हैं? सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, और एट्रिया जब कंट्रैक्शन करता है तो इस कंट्रैक्शन को हम प्राइमर फंक्शन कहते हैं। यानी कि ये पहले कंट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश कर देता है वेंट्रिकल में, तो ये प्राइमर पंप्स के तौर पर काम करता है। एट्रिया फंक्शन एज अ प्राइमर पंप्स फॉर द वेंट्रिकल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एट्रिया पहले कंट्रैक्ट
करता है और ये 20% इसकी कंट्रीब्यूशन होती है ब्लड को पंप करने, डिलीवर करने में वेंट्रिकल्स में। तो एट्रिया हमारे पास इज अ प्राइमर पंप इसलिए काम करता है कि सबसे पहले इसमें एसए नोड होता है और एसए नोड जनरेशन, चूंकि एट्रिया में इसकी जनरेशन होती है तो वहां पे सबसे पहले कंट्रैक्शन होगा, ये प्राइमर फंक्शन होगा, प्राइमर पंप्स के तौर पर काम करेगा, फिर वेंट्रिकल बॉडी को ब्लड डिलीवर करता जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हम ये डिफिनेशन में बाद में बताऊंगा, लेकिन फंक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल एज अ पंप हम देखेंगे। क्योंकि हमारे पास ब्लड कहां से आ गया, वेंट्रिकल से आ गया, सॉरी बॉडी से आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई, या फॉर एग्जांपल लंग से ऑक्सीजनेटेड आ गया, तो ये एट्रियम में आएंगे, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि वेंट्रिकल सबसे पहले कार्डियक साइकिल में मैं आपको डायस्टोलिक फेज बताऊंगा। डायस्टोलिक फेज में क्या होगा कि हमारे पास वेंट्रिकल भरता चला जाएगा। तो जब हमारे पास ये वेंट्रिकल एट्रिया है, फॉर एग्जांपल इस एट्रिया ने पहले क्या किया कि इसमें ये 20% कंट्रीब्यूशन करता है वेंट्रिकुलर फिलिंग में। अब हमारे पास डायस्टली शुरू होगा। डायस्टली कैसे कि जब हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी। वेंट्रिकुलर फिलिंग को हम डायस्टली कहते हैं, यानी कि इसमें वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होता है। तो इसकी फिलिंग के फेजेस हैं, वो कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं। एक फेज उसका है रैपिड इनफ्लो फेज, रैपिड इनफ्लो फेज, और दूसरा हमारे पास है डायस्टेसिस, और तीसरा हमारे पास है एट्रियल कंट्रैक्शन। जब एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टली, जब वेंट्रिकल सिस्टली के एंड पे होता है तो उसके बाद ये वेंट्रिकल रिलैक्स होता चला जाता है। जब ये रिलैक्स होता है तो इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल में जो मैक्सिमम 120 mmHg ऑफ मर्करी जो प्रेशर डेवलप हुआ होता है वेंट्रिकल में, तो ये वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है डायस्टली में। ये मैं सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि जो इवेंट्स लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होंगे वही इवेंट्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में हुआ करेंगे। लेकिन वहां पर सिर्फ ये है कि वैल्यूज की जरा चेंजेस हुआ करेगी, वो कम वैल्यूज हुआ करेंगे राइट हार्ट में, क्योंकि राइट हार्ट कंसिस्ट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पर। तो जो इवेंट्स इस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होते हैं वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में भी होते हैं, लेकिन वहां पर ड्यूरेशन कम है। सिर्फ हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को इसलिए बयान करते हैं कि ये मोर पावरफुल होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये मेंटेन करता है। तो जब हमारे पास एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम 120 mmHg ऑफ मर्करी वेंट्रिकल में डेवलप हुआ होता है। लेकिन जब ये डायस्टोलिक फेज में जाता है यानी रिलैक्स होना शुरू होता है तो ये 120 से इसका प्रेशर जो है डिक्रीज होना शुरू होता है और नीचे 0 या इस तक ये इसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है। जब ये वेंट्रिकुलर प्रेशर जब 120 से 0 तक आएगा तो रास्ते में तकरीबन जब ये 4 to 5 mmHg ऑफ मर्करी तक डिक्रीज होगा तो इस दौरान हमारे पास, चूंकि जो एट्रिया यहाँ पर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टली, जब वेंट्रिकल सिस्टली दौरान था तो इसी दौरान यहाँ पर ये वाल्व क्लोज था और इसी क्लोजर की वजह से एट्रिया में जो ब्लड आ रहा था वो यहाँ पर प्रेशर डेवलप कर रहा होता था। वो प्रेशर नॉर्मली लेफ्ट एट्रियम में कितना होता है, तकरीबन 8 mmHg मैक्सिमम होता है, 7 to 8 mmHg ऑफ मर्करी ये लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास प्रेशर होता है। ये कब डेवलप होता है, जब हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टली में होता है और ये वाल्व क्लोज होता है। तो जो ब्लड एट्रियम में आता है वो यहाँ पर प्रेशर डेवलप करता है 7 to 8 mmHg ऑफ मर्करी। जब हमारे पास वेंट्रिकल डायस्टली में आता है तो इस डायस्टली के दौरान जब प्रेशर 120 से डिक्रीज होता है 4 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या कुछ 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो ये एट्रियल प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर के ज्यादा हो जाता है, यानी एट्रियल प्रेशर ज्यादा होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर के। कैसे, जब ऊपर फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और यहाँ पर 120 से प्रेशर 0 तक आया या फॉर एग्जांपल रास्ते में 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच गया तो ऊपर एट्रियम में प्रेशर 8 mmHg है, 8 mmHg ज्यादा है 5 mmHg से। तो क्या होगा कि ये वाल्व खुल जाएगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आएगा तो ये लेफ्टलेट्स ऑफ द जो माइट्रल वाल्व है लेफ्ट साइड में और ये लेफ्टलेट खुल जाएंगे तो यहां से जो
एट्रियम में ब्लड है वो रैपिड इनफ्लो होगी वेंट्रिकल में। और ये रैपिड इनफ्लो इसे कहते हैं जब हमारे पास प्रेशर डायस्टली में वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है और 5 mmHg तक आ जाता है या 6-7 तक आ जाता है, तो ऊपर से 8 mmHg वाला प्रेशर ज्यादा होता है, वो इस वाल्व को खोल देता है और इस दौरान जितनी ज्यादा ब्लड तेजी से वेंट्रिकल में आती है इसको हम कहते हैं रैपिड इनफ्लो। और ये डायस्टली का पहला फेज है कि यहां पर हमारे पास क्या होता है, रैपिड इनफ्लो ऑफ द ब्लड होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये वाल्व खुल जाता है, इस वाल्व के खोलने के बाद जो फेज आता है, जब ये दूसरा फिलिंग फेज इस वेंट्रिकुलर का आता है, वो डायस्टेसिस कहते हैं। डायस्टेसिस कैसे कहते हैं, जब हमारे पास ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इससे चूंकि वाल्व खुला हुआ होता है, जो ब्लड यहां पर ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम को आता है उसे लंग्स से, तो ये डायरेक्ट नीचे वेंट्रिकल में चला जाता है। जो ब्लड लंग्स से एट्रियम को आता है वेन्स के जरिए पर और एट्रियम से फिर डायरेक्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, इस फेज ऑफ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टली को हम कहते हैं डायस्टेसिस। इसके बाद हमारे पास एट्रियल कंट्रैक्शन फेज आता है, यानी पहले वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई किसके जरिए, रैपिड इनफ्लो के जरिए पर, फिर क्या हुआ, डायस्टेसिस के जरिए पर। ये अच्छा, तो पैसिव फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल क्या है, जब रैपिड इनफ्लो प्लस डायस्टेसिस इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो इसे कहते हैं हम पैसिव फिलिंग। और वेंट्रिकुलर डायस्टली में जब वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है तो 70% फिलिंग इसका पैसिव होता है, 70 to 80% फिलिंग इसका पैसिव होता है, यानी खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब हमारे पास क्या होगा, इस दौरान फिर जब रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस हो गया, पैसिव फिलिंग हो गया, इसके बाद फिर एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा। एट्रिया जब कंट्रैक्ट करेगा तो इसकी कंट्रैक्शन से बकाया जो ब्लड है इसके अंदर 20% वो वेंट्रिकल में चली जाएगी। और इस एट्रियल कंट्रैक्शन इसमें ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 20% ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन करता है वेंट्रिकुलर फिलिंग में। और ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि हमारे पास नॉर्मली अगर किसी का एट्रिया फेल हो गया, फॉर एग्जांपल एट्रिया पंप काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, एक बंदा नॉर्मली जब बैठा हुआ होता है तो उसको कोई साइन सिम्टम नहीं डेवलप होंगे, क्योंकि 70 to 80% वेंट्रिकल को जो ब्लड चाहिए वो पैसिव मिल जाता है, लेकिन 20% कंट्रीब्यूशन एट्रिया का है। और जब एक बंदा नॉर्मली बैठा हुआ होता है तो इस दौरान उसको कोई साइन सिम्टम इसकी 20% कमी का नहीं महसूस होगा। लेकिन जब ये बंदा भागेगा या कोई एक्सरसाइज करेगा तो इस दौरान इसको ज्यादा ब्लड चाहिए होगी और ये 20% ब्लड फिर वहां पर काम आएगी। तो जब बंदा एक्सरसाइज करेगा या भागेगा तो इस दौरान उसको साइन सिम्टम डेवलप होंगे। क्या साइन सिम्टम डेवलप होंगे, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होगा। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम ये 20% कंट्रीब्यूशन की वजह से डेवलप होंगे जब एक बंदा एक्सरसाइज करेगा। इसके बाद हम कहते हैं ये हो गया हमारे पास क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टली, यानी जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो उसे हम डायस्टली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। और इसका फिलिंग कैसे होता है, रैपिड इनफ्लो के जरिए, डायस्टेसिस के जरिए और एट्रियल कंट्रैक्शन के जरिए पर। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद जब वेंट्रिकल यानी रिलैक्स हो गया और फिल हो गया, फिर हमारे पास एक फेज आता है, यानी कार्डियक साइकिल का दूसरा पोर्शन आता है जो कि हम कहते हैं सिस्टोली, यानी ये भर गया। इसके बाद ये ब्लड को जो है ना पंप करेगा, और किस तरफ पंप करेगा, मेजर सिस्टेमिक आर्टरीज की तरफ पंप करेगा और एवोर्टा की तरफ, ये एवोर्टा के जरिए पर। और ये जो अब इसकी कंट्रैक्शन शुरू होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोली कहा करेंगे। अब मैं आपको दूसरा पोर्शन बताने वाला हूं इसका कार्डियक साइकिल का। जब हमारे पास यहां पर सिस्टोली फेज आएगा तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से इसमें जो चेंजेस आएंगे, अच्छा, तो हमारे पास कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 सिस्टोली प्लस 1 डायस्टोली। 1 डायस्टोली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं सिस्टोली एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद फिर मैं इकट्ठा कर दूंगा, कंबाइन करके आपको समझा दूंगा।
डायस्टली हो गया। अब ये हमारे पास सिस्टली फेज शुरू होगा। जब वेंट्रिकल हमारे पास पूरा भर जाता है तो इसमें मैक्सिमम ब्लड कितना आता है, 110 to 120 मिलीलीटर इसमें ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये इतना ब्लड इस वेंट्रिकल में आ गया, फिर ये अब कंट्रैक्शन शुरू करेगा। और इसकी कंट्रैक्शन कैसे होगी, जब इस लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगी तो इस कंट्रैक्शन के दौरान इसमें प्रेशर कितना, 0 से ऊपर तक ये बढ़ता चला जाएगा। इस वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इसमें अब इसकी शुरू हुई। जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू हुई तो प्रेशर इसके अंदर डेवलप होगा। जो प्रेशर इसके अंदर डेवलप होगा, इससे पहले डायस्टली, एट द एंड ऑफ डायस्टली हमारे पास जो एवी वाल्व था वो खुला था एट द एंड ऑफ डायस्टली। जब हमारे पास अब यहाँ पर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू होगा तो इसमें प्रेशर डेवलप होगा। ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और जब ये तकरीबन 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो ये क्या करेगा कि ये जो एवी वाल्व है, ये एवी वाल्व इस कंट्रैक्शन की वजह से बंद हो जाएंगे। और इस तरीके से जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन शुरू करेगा तो इसकी कंट्रैक्शन में जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच जाएगा तो एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा। एवी वाल्व क्लोज हो गया, लेकिन प्रेशर अब भी डेवलप हो रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है तकरीबन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक। ये प्रेशर इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस दौरान चूंकि 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर एवी वाल्व क्लोज हो गया, लेकिन प्रेशर इतना नहीं बढ़ा कि वो इतना प्रेशर नहीं बढ़ा है कि एवोटिक वाल्व को, चूंकि 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर ही खुलता है। एवोटिक वाल्व 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर खुलता है और एवी वाल्व क्लोज होता है 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर। 8 पर तो ये एवी वाल्व क्लोज हो गया, लेकिन प्रेशर इतना भी नहीं बढ़ा कि वो एवोटिक वाल्व को खोल दे। तो ये प्रेशर जो कि 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर तकरीबन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक, रफली मैं आपको बताता हूं, ये जो प्रेशर है इस दौरान ये वेंट्रिकल एज अ क्लोज चेंबर कंट्रैक्शन करेगा। क्लोज चेंबर का मतलब ये है कि यहां पर ब्लड आगे नहीं जाएगा और ना इसमें और ब्लड आएगा, लेकिन ये क्लोज चेंबर कंट्रैक्शन इस वेंट्रिकल का, जिसमें कोई वॉल्यूम चेंज ना आए, ना ब्लड अंदर आए ना इससे बाहर जाए, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टली के फेजेस में से इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है। जब प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच गया, फिर क्या होगा कि जब जैसा ही 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ये बढ़ेगा तो ये एवोटिक वाल्व खुल जाएगा, चूंकि इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा इसका डायरेक्शन है। तो ये लीफलेट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस तरीके से जब 80 से मिलीमीटर ऑफ मर्करी से वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा तो एवोटिक वाल्व खुल जाएगा। इस दौरान जो ब्लड बाहर जाएगा एवोर्टा में, इसको हम क्या कहेंगे, रैपिड एजेक्शन, रैपिड एजेक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है। इसके बाद चूंकि रैपिड एजेक्शन हो गया, इसके बाद जो ब्लड सिस्टेमिक आर्टरीज में, एवोर्टा से आगे सिस्टेमिक आर्टरीज आते हैं जो कि बॉडी को ब्लड डिलीवर करते हैं। रैपिड एजेक्शन ऑफ द ब्लड हो गया। इसके बाद क्या है, स्लो एजेक्शन ऑफ द ब्लड। चूंकि प्रेशर इतना ज्यादा था कि जब 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बढ़ गया तो वाल्व खुला और इतना वेंट्रिकुलर प्रेशर अब भी यहां पर बढ़ रहा था। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कितना जाएगा, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जाएगा। जब इतना प्रेशर इसके अंदर कंट्रैक्शन डेवलप होगा तो पहले ये रैपिड ब्लड को इजेक्ट करेगा, इसे रैपिड एजेक्शन कहते हैं। इसके बाद जो ब्लड सिस्टेमिक आर्टरी में जाएगा उसको हम कहते हैं स्लो एजेक्शन पीरियड। ये हो गया हमारे पास सिस्टेलिक फेजेस। कैसे कि वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्शन शुरू हुआ, सबसे पहले इसमें क्या आया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज। फिर क्या आया, रैपिड एजेक्शन फेज जब एवोटिक वाल्व खुल गया। फिर इसके बाद स्लो एजेक्शन फेज हो गया। इसी तरीके से ये क्या हुआ, हमारे पास सिस्टली भी खत्म हो गया। तो कार्डियक साइकिल क्या है, 1 सिस्टली प्लस 1 डायस्टली। डायस्टली पहले एक्सप्लेन हुआ, अब इसके बाद सिस्टली एक्सप्लेन हुआ। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ग्राफिकली इसका वो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम
जब हमारे पास एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टली, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टली हमारे पास वेंट्रिकल में जो ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में आ जाता है उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये कितना होता है 110 to 120 मिलीलीटर्स। और फिर इसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जब हमारे पास एट द एंड ऑफ सिस्टली, जब वेंट्रिकल पूरा कंट्रैक्ट हो जाता है और इसकी कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड बाहर चला जाता है, उस बाहर जाने के बाद जो ब्लड वेंट्रिकल के इनसाइड सिस्टली के एंड पे रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 40 to 50 मिलीलीटर। ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। फिर इसके बाद हम दूसरे डिफिनेशन पे आते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम पर। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, जब हमारे पास एक दफा जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, सिस्टली करते हैं, इस बीट के दौरान पर बीट में जितना ब्लड वेंट्रिकल एजेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसका नॉर्मल वैल्यू हमारे पास 70 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या। इसके बाद है हमारे पास इकोकार्डियोग्राफी में, जो कि हम पेशेंट के लिए करते हैं, एक अहम चीज टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं और वैल्यू, उसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन जो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का जो वो परसेंटेज, that percent of the end diastolic volume which is ejected in upper beat of the ventricular contraction is called ejection fraction, और वो कितना होता है नॉर्मली 60%। 60% हमारे पास ejection fraction होता है। end diastolic वॉल्यूम का वो पोर्शन जो कि पर बीट में वेंट्रिकल उसको बॉडी को देता है उसको हम क्या कहते हैं, एजेक्शन फ्रैक्शन, और 60% होता है। जब ये 60% से कम होगा तो हार्ट की फेलियर के साइन सिम्टम डेवलप होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैं आपको बताने चल रहा हूं कि ये ग्राफिकली इसका प्रेजेंटेशन मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि डायस्टली में मैं भूल गया था। वो क्या है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जब हमारे पास वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज में जाता है तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर एट द एंड ऑफ सिस्टोली 120 डेवलप हुआ होता है। जब ये प्रेशर 120 से नीचे गिर रहा होता है और ये कई प्रेशर्स के वैल्यू तक जाता है, उसमें अहम चेंजेस आते हैं। जब हमारे पास ये प्रेशर 79 या 78 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक गिर जाता है तो इस दौरान हमारे पास ये क्या होता है, एवोर्टिक वाल्व क्लोज हो जाता है। क्योंकि इसलिए क्लोज होता है एवोर्टिक वाल्व कि जो हमारे पास एवोर्टा में ब्लड इजेक्ट हुआ होता है वो ज्यादा एवोर्टिक जो ब्लड होता है हमारे पास एवोर्टा में वो वापस आता है और इन लीफलेट को वापस क्लोज कर देता है, क्योंकि एवोर्टा में 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उसका लोएस्ट प्रेशर है। और जब ये हमारे पास वेंट्रिकल में डायस्टोलिक फेज में हमारे पास जब वेंट्रिकुलर प्रेशर 80 से कम होगा, जब ये डायस्टली में 120 से नीचे जब आ रहा होता है तो जब ये हमारे पास 80 से कम होगा, 79 या 78 कुछ इस तरह की वैल्यू में होगा, तो एवोर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएगा। ये हो गया एवोर्टिक वाल्व क्लोजर। एवोर्टिक वाल्व क्लोजर कब हुआ, जब हमारे पास 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से प्रेशर डिक्रीज हो गया वेंट्रिकल में। लेकिन ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि अब भी इसने एवी वाल्व को क्लोज रखा हुआ है, क्योंकि एवी वाल्व को खोलने के लिए यहां पर वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, कितना 7 से नीचे आना चाहिए 6 या 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक। लेकिन ये प्रेशर अभी भी 79 है या 78 है, तो अब भी प्रेशर ज्यादा है एवी वाल्व को क्लोज रखने के लिए, तो एवी वाल्व भी क्लोज है। और एवोर्टिक वाल्व कब क्लोज हुआ, जब हमारे पास वेंट्रिकुलर प्रेशर 79 या 78 या कुछ 80 से नीचे हो गया। तो इस दौरान जो हमारे पास, मैं आपको रफ प्रेशर वैल्यू बताया तो आपके कंसेप्ट के लिए, जब हमारे पास प्रेशर 120 से नीचे आएगा 79 तक या 78 तक और नीचे 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक, इस दौरान 79 टू 78 और 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इस दौरान जो प्रेशर हमारे पास वेंट्रिकल का डिक्रीज होगा। तो इस दौरान जो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, प्रेशर जब उसमें डिक्रीज होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है। और ये जो प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होता है और वेंट्रिकल रिलैक्स होता है फ्रॉम 79 टू 78 और 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 79 टू 78, इस दौरान जो हमारे पास वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज में जाता है इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि ना इससे ब्लड बाहर जाता है और ना इसमें ब्लड और अंदर आता है, इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन।
अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो फेजेस मैंने आपको बता दिए बेसिक्स, इन फेजेस को मैं आपको जो कि गाइटन में आपके लिए एक ग्राफ बनाया हुआ है, उस ग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें अंदर ये कैसे आपको एक्सप्लेन किया जाता है।